एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। ये क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे थे बॉटनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि जून 2023 सेशन में आया था। इसका कोड है BBYCT 137 और टाइटल है इसका प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। ये हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया है। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन थे जो लास्ट ईयर आए थे और उनका सॉल्यूशंस क्या क्या था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मिनट कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का फर्स्ट पार्ट है डिस्कस द फंक्शन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। प्लांट के अंदर जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनके फंक्शंस को हमें डिस्कस करना है, मतलब लिखना है। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स आर दी न्यूट्रिशंस दैट प्लांट नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपर्ली। एसेंशियल एलिमेंट क्या हैं? एसेंशियल एलिमेंट तो कुछ टाइप के न्यूट्रिशंस हैं जो कि प्लांट को, न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को ग्रो करने के लिए और डेवलप करने के लिए ठीक तरीके से ज़रूरी होता है। देयर आर 17 एसेंशियल एलिमेंट। हमारे पास 17 टाइप के एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो प्लांट को ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। दे इंक्लूड कार्बन, पहला हो गया कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा नाइट्रोजन, पांचवा फॉस्फोरस, छठा पोटेशियम, सेवेंथ है हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मेलोब्डम, क्लोरीन और निकल। ये हमारे 17 टाइप के एसेंशियल एलिमेंट है जो प्लांट को इम्पॉर्टेंट है उसकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो इतने 17 टाइप के हमने एलिमेंट देखे उनका सबका एक एक मतलब एक एक नहीं कह सकते, सबके अपने स्पेसिफिक फंक्शन है कि वो किस टाइप का फंक्शन क्रिएट करते हैं ताकि प्लांट ग्रो कर सके। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक सम ऑफ देम। इनमें से कुछ का क्लोजर लुक देख लेते हैं हम क्या क्या करते हैं ये। पहले देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल के लिए काम आता है, मतलब क्लोरोफिल प्रोड्यूस करने का काम इसी का ही होता है, क्योंकि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे फोटोसिंथेसिस हो पाती है। तो ये एक एसेंशियल एलिमेंट हो जाएगा। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। नाइट्रोजन के द्वारा ही अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, फॉस्फोरस इज इम्पॉर्टेंट फॉर रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो फॉस्फोरस है हमारा दूसरा, वो रूट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है और उसके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एनर्जी ट्रांसफर विद इन द प्लांट। ये एनर्जी को भी ट्रांसफ़र करता है प्लांट के अंदर। ठीक है, पोटेशियम हेल्प्स regulate water balance in the plant and is important for photosynthesis। जो पोटेशियम है वो रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस को, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करके रखता है, बैलेंस बनाए रहता है वाटर का प्लांट के अंदर, और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कराता है। कैल्शियम इज नीडेड फॉर द सेल वॉल डेवलपमेंट एंड हेल्प प्रिवेंट डिसीज। कैल्शियम जो है, कैल्शियम वो सेल वॉल बनाने के लिए, सेल वॉल को डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है और डिसीज से भी प्लांट को बचाता है। मैग्नीज इज अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल एंड इज इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल के अंदर एक कंपोनेंट पाया जाता है मैग्नीज, वो एक कंपोनेंट के रूप में काम करता है यहाँ पर और एसेंशियल एलिमेंट के तौर पे भी काम करता है और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कराता है। आयरन इज इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड प्लेज अ रोल इन रेस्पिरेशन। आयरन जो है क्लोरोफिल को फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। मैग्नीज हेल्प विद द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मैग्नीज जो है वो हेल्प करता है कि क्लोरोप्लास्ट बन सके और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कराता है। जिंक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एंजाइम एक्टिविटी एंड हेल्प विद सीड डेवलपमेंट। जो जिंक है वो एंजाइम की एक्टिविटी को हेल्प कराता है, रेगुलेट कराता है और हेल्प करता है कि सीड डेवलप हो सके। तो जिंक सीड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉपर इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड हेल्प विद रूट मेटाबॉलिज्म। रूट के मेटाबॉलिज्म के लिए कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करा रहा है ये।
बोरोन हेल्प विद सेल डिवीजन एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर विद इन द प्लांट। जो बोरोन है वो सेल डिवीजन में हेल्प करा रहा है और शुगर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्लांट के पास। As we can see, each essential element have a specific function within the plant. Without these nutrients, plant would not be able to grow and develop properly. ये हम देखें स्पेसिफिक एलिमेंट्स, सबका कुछ ना कुछ यूनिक फंक्शन है जिनके वजह से प्लांट प्रॉपरली ग्रो करता है। अगर ये ना हो तो प्लांट प्रॉपरली ग्रो और डेवलप ना कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देख लेते हैं। व्हाट इज स्ट्रेस? डिस्कस टेम्परेचर रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है प्लांट के अंदर और टेम्परेचर इंड्यूस स्ट्रेस क्या है, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। आंसर है प्लांट कैन एक्सपीरियंस स्ट्रेस टू। जैसे कि ह्यूमन को भी स्ट्रेस हो जाता है, हम इंसानों को स्ट्रेस होता है, वैसे ही प्लांट को भी स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस इन द प्लांट कैन बी कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज ड्राफ्ट, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड टेम्परेचर चेंजेस। जो स्ट्रेस है प्लांट के अंदर वो बहुत टाइप के कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि ड्राफ्ट आ जाए या फिर जो इनके न्यूट्रिशंस थे अभी एसेंशियल एलिमेंट हमने देखे उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, उनकी मात्रा पूरी ना मिले उनको, तो भी हो सकता है स्ट्रेस, या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाए। और हम जब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हम इंड्यूस्ड स्ट्रेस के बारे में, टेम्परेचर इंड्यूस्ड स्ट्रेस के बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपसे पूछा भी गया है। व्हेन टेम्परेचर रेज और फॉल आउटसाइड ऑफ द प्लांट ऑप्टिमल रेंज, जब प्लांट की ऑप्टिमल रेंज के बाहर टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तब क्या होता है, उसको स्ट्रेस्ड हो जाता है। जब भी प्लांट की एक ऑप्टिमल रेंज है टेम्परेचर को सहने की, उस रेंज से वो ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए तो प्लांट को स्ट्रेस्ड होने लगता है। दिस कैन लीड टू द रिड्यूस ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी एज वेल एज डैमेज द प्लांट टिश्यू। जब स्ट्रेस्ड होता है उसको तो क्या होता है कि उसकी ग्रोथ को कम कर देता है, प्लांट की ग्रोथ को ये, और प्रोडक्टिविटी भी कम होती है प्लांट के अंदर, और हो सके तो होता है कभी कभी कि प्लांट के टिश्यू भी डैमेज होने लगते हैं। बट हाउ एग्जैक्टली डज टेम्परेचर कॉज स्ट्रेस इन दी प्लांट? तो फिर ये टेम्परेचर कैसे, किस तरीके से प्लांट के अंदर स्ट्रेस को कॉज कर रहा है? वेल, व्हेन टेम्परेचर रेज इट कैन कॉज एन इंक्रीज इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ROS प्रोडक्शन। जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तब क्या होता है, ये इंक्रीज कर देता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोडक्शन को, प्लांट के अंदर ROS को बढ़ा देता है। ROS आर हार्मफुल मॉलिक्यूल दैट कैन डैमेज टू दी प्लांट सेल एंड DNA। ROS क्या है? ROS हार्मफुल मॉलिक्यूल है जो कि प्लांट के सेल्स को और DNA को डैमेज करने लगता है। तो जब प्लांट का बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो ROS बढ़ता है। ROS एक हार्मफुल केमिकल है या मॉलिक्यूल है जो प्लांट के सेल और DNA को डैमेज करने लगता है, इसलिए इन्हें स्ट्रेस होता है। On the other hand, when temperature drops, it can cause a decrease in membrane fluidity। जब टेम्परेचर कम हो जाता है अगर, तब क्या होता है कि टेम्परेचर के कम होने की वजह से उसमें जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है वो भी कम हो जाती है। दिस मीन्स दैट द सेल मेम्ब्रेन बिकम लेस फ्लेक्सिबल एंड मोर रिजिड। इसका मतलब क्या है, जब मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कम हो जाएगी तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल कम होगी और ज़्यादा टाइट हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, विच कैन अफेक्ट द प्लांट एबिलिटी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिशंस एंड वाटर। जब रिजिड हो जाएगी तो ये अफेक्ट करेगी प्लांट को कि वो ठीक तरीके से न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा और प्लांट को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, फिर उसको स्ट्रेस हो जाएगा। सो व्हाट कैन वी डू हेल्प फॉर द प्लांट विद द क्रॉप टेम्परेचर इंड्यूस्ड स्ट्रेस? कोप टेम्परेचर क्या है कि हम फिर प्लांट को कैसे हेल्प कर सकते हैं कि ये टेम्परेचर इंड्यूस्ड स्ट्रेस से बाहर आ सके, कैसे बच सकता है ये? वन सोल्यूशन इज़ टू प्रोवाइड शेड और शेल्टर ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट और कोल्ड। जब भी ज़्यादा हीट हो या ज़्यादा ठंडा हो तो हम प्लांट को शेल्टर या शेड प्रोवाइड करें, पहला सोल्यूशन तो ये हो गया। दूसरा सोल्यूशन क्या है, इज़ टू चूज़ प्लांट वैरायटी दैट आर मोर टॉलरेंट टू दी प्लांट फ्लक्चुएशंस। दूसरा क्या है कि हम उन्हीं वैरायटीज़ को, प्लांट को चुनें जो ज़्यादा टॉलरेंट कर सकें टेम्परेचर को। तो 2 सोल्यूशन से हो गए हमारे, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। 7th और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 4 दिए गए हैं, 4 में से सिर्फ 2 के ऊपर ही आपको शॉर्ट नोट लिखना है, पर मैं समझाऊंगी चारों के चारों ताकि कोई भी रिपीट हो तो आपको ईजी हो जाए। फर्स्ट है हमारे पास प्रोटोऑस्मोटिक मॉडल ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। प्रोटोऑस्मोटिक मॉडल फ्लोएम को ट्रांसपोर्ट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है।
द प्रोटोऑस्मोटिक मॉडल इज अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन हाउ शुगर आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स सिंक हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था, तब आपने सोचा होगा सोर्स सिंक्स क्या है, तो अभी आप इसमें पूरा समझ जाएंगे सोर्स और सिंक्स होते क्या है। ठीक है, तो प्रोटोऑस्मोटिक क्या है? प्रोटोऑस्मोटिक मॉडल एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि कैसे शुगर बनती है और कैसे वो फ्लोएम के थ्रू सोर्स से सिंक तक पहुंचती है। तो ये एक थ्योरी है जो एक्सप्लेन कर रही है कि शुगर कैसे बन रही है, कैसे वो फ्लोएम के द्वारा सोर्स से सिंक तक पहुंच रही है। According to this model, the movement of sugar is driven by the difference in the osmotic pressure between the source and sinks. जो शुगर की मूवमेंट है वो ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड कर रही है सोर्स और सिंक के बीच में। द सोर्स इज वेयर द शुगर आर प्रोड्यूस। सोर्स क्या है? सोर्स एक जगह है जहाँ पर शुगर बनती है, कोई फैक्ट्री नहीं, हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम प्लांट को ही देखेंगे। तो शुगर क्या है? सोर्स क्या है? सोर्स एक जगह है जहाँ पे शुगर बनती है, जो कि हो सकती है लीफ, क्योंकि लीफ के अंदर ही फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्लोरोफिल है, तो वहीं पे सबसे पहले प्रोडक्ट बनेगा, तो शुगर भी लीफ के अंदर बनेगी। तो शुगर जहाँ बनती है वो सोर्स है, जो कि बनती है लीफ पे। एंड द सिंक इज़ वेयर दे आर यूज्ड सच एज रूट एंड फ्रूट। सिंक वो जगह है जहाँ पे ये शुगर को यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि रूट और फ्रूट। रूट और फ्रूट में शुगर को यूज़ करते हैं, इसीलिए उनको सिंक बोला जाता है। नाउ व्हेन शुगर आर प्रोड्यूस्ड इन द सोर्स दे क्रिएट अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट विच इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर। जब प्रोड्यूस होता है, शुगर का प्रोडक्शन होता है, तो ये क्रिएट कर देता है हाई कंसनट्रेशन को सोल्यूट की, और इंक्रीज कर देता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। दिस कॉज वाटर टू मूव इनटू द फ्लोएम फ्रॉम सराउंडिंग सेल। ये क्या करता है? जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो ये कॉज करता है कि वाटर का मूवमेंट हो सके फ्लोएम के द्वारा सेल्स तक। एज अ रिजल्ट प्रेशर बिल्डअप इन द फ्लोएम एंड पुशेस द शुगर सॉल्यूशन टुवर्ड्स द सिंक। जब ये होता है तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर बिल्डअप हो जाता है सेल्स के पास, और वो फ्लोएम के थ्रू पुश करने लगता है शुगर को सिंक की तरफ। शुगर पुश होकर सिंक की तरफ पहुंच जाती है। एट द सिंक अपोजिट हैपन। जैसे ये पुश कर रहा था शुगर को सिंक तक पहुंचने के लिए, बट सिंक के पास क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस अपोजिट होता है। शुगर आर रिमूव फ्रॉम द फ्लोएम एंड यूज फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। इस पे सिंक पे क्या होता है कि शुगर को रिमूव किया जाता है फ्लोएम के द्वारा, और उसको यूज़ किया जाता है ग्रोथ और एनर्जी के लिए। दिस डिक्रीज दी ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉज वाटर टू मूव आउट ऑफ द फ्लोएम। इसमें क्या होता है कि प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और ये मूव करता है वाटर को फ्लोएम के बाहर। द प्रेशर ग्रेडियंट इज रिवर्स्ड एंड वाटर मूव्स फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स इनटू द फ्लोएम एट द सिंक एंड। इसमें क्या हो जाता है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो रिवर्स हो जाता है और वाटर मूव करता है सराउंडिंग सेल्स की तरफ और सिंक की एंड तक पहुंचता है। This process of pressure flow continues until all the sugars have been transported from the sugar source to sink. ये प्रोसेस जब तक प्रेशर फ्लो करता है, जब तक सारी की सारी शुगर सिंक तक ना पहुंच जाए सोर्स की तरफ से। फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर शॉर्ट नोट। We all know that plant use photosynthesis to convert sunlight into energy. हम सबको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है और सनलाइट को अपनी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, सनलाइट को यूज़ करके उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी के अंदर। बट डिड यू नो व्हाट समटाइम्स दिस प्रोसेस कैन इवेंचुअली हार्मफुल टू द प्लांट। आपने कभी सोचा है कि फोटोसिंथेसिस कभी प्लांट के लिए भी हार्मफुल हो सकती है? तो नहीं ना, तो वो आप इसमें देखेंगे हार्मफुल होती है कभी कभी, हमेशा नहीं। दैट्स वेयर द फोटो रेस्पिरेशंस कम। यहीं पर जब हार्मफुल होता है तो फोटो रेस्पिरेशन आती है। इट इज़ अ प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है दैट अकर्स व्हेन प्लांट टेक इन ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन प्लांट कंज्यूम कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड की जगह फोटोसिंथेसिस के दौरान। जैसे हम ह्यूमन हैं, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, वैसे ही प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है जीने के लिए फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड की जगह वो ऑक्सीजन को इंस्टेड मतलब ऑक्सीजन को इन कर लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं तो फोटो रेस्पिरेशन होता है, हार्मफुल हो जाता है वो उसके लिए। This can happen when plant is under stressed or when there are not enough carbon dioxide in the air. तो ये ऑक्सीजन को क्यों कंज्यूम कर रहे हैं?
ये क्यों कर रहे हैं? जब वो स्ट्रेस में हो, अगर प्लांट स्ट्रेस में हो तो भी कर लेगा, या फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही कम है हवा में तो भी वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा। द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट इट एक्चुअली यूज अप एनर्जी इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब ये होता है पूरा प्रोसेस तो इसमें क्या होता है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए इसको फोटोसिंथेसिस के दौरान, बट ये एनर्जी को यूज़ कर लेता है। एंड सिंस प्लांट नीड एनर्जी टू ग्रो एंड सर्वाइव, दिस कैन बी अ बिग प्रॉब्लम। जैसे कि हम जानते हैं प्लांट को एनर्जी ज़रूरी होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए, और ये वही एनर्जी को यूज़ कर लेता है उस टाइम पे, तो ये एक बिग प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाती है। बट प्लांट इवॉल्व्ड अ वे टू डील विद दिस। जब ये फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है और इससे उभरने के लिए भी प्लांट क्या करता है, इससे डील करने के लिए इवॉल्व हो चुका है, अडेप्ट हो चुका है। कैसे? कितने बढ़िया हैं ये लोग, कैसे अडेप्ट हो रखे हैं। दे यूज़ अ स्पेशल एंजाइम कॉल्ड रुबिस्को टू कन्वर्ट ऑक्सीजन बैक इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड विच कैन बी देन यूज्ड इनटू द फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है, एक स्पेशल एंजाइम द्वारा जिसका नाम है रुबिस्को, उसको यूज़ करके ऑक्सीजन जो इसने कंज्यूम की है उसको ही कन्वर्ट कर देता है वापस कार्बन डाइऑक्साइड में, और उसको फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ कर लेता है। तो देखो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया। However, this process is not very efficient and can actually reduce the amount of energy the plant produces by the 50%। बट जो ये प्रोसेस ये कन्वर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में वो इतना एफिशिएंट नहीं है और उसकी एनर्जी को रिड्यूस कर देता है कम से कम 50% तक। So while it's important for the plant to have this mechanism in the place, or it's not ideal for their growth and survival। तो ये इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है क्योंकि इनको ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड है हमारे पास बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन्स। ऑक्सीजन्स के बायो एसे के ऊपर शॉर्ट नोट। ऑक्सीजन्स आर प्लांट हार्मोन दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑक्सीजन्स क्या हैं? प्लांट के हार्मोन हैं जो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। बायो एसे आर अ वे टू मेजर द बायोकेमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन। बायो एसे क्या है? बायो एसे एक टूल है या एक वे है जिससे हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब ऑक्सीजन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो ये टूल हो गया या वे हो गया। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन। डिफरेंट टाइप के बायो एसे हैं ऑक्सीजन के हमारे पास। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज दी कोलेप्टाइल बायो एसे। पहला मेन कॉमन बायो एसे क्या है? कोलेप्टाइल बायो एसे। This involves cutting a section of coleoptile, which is the protective sheet around the emerging shoot of the plant and placing in the solution containing auxins। इसमें क्या होता है कि जो कोलेप्टाइल है, कोलेप्टाइल क्या है? शूट के ऊपर, जैसे रूट है हमारी, शूट है उसके ऊपर एक पतली सी परत होती है। तो पतली सी जो परत है, जो शीट है, वो कोलेप्टाइल है। उसको काट कर एक सॉल्यूशन में रखा जाता है जिसमें कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की, उस सॉल्यूशन में डालेंगे उसको। फिर देखेंगे द लेंथ ऑफ द कोलेप्टाइल इज देन मेजर्ड आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फिर कुछ टाइम बाद जब उसको उसमें डाल दिया सॉल्यूशन में ऑक्सीजन के, फिर उसको थोड़ी देर बाद देखेंगे, कुछ टाइम बाद देखेंगे कि उसमें उसकी लेंथ में क्या चेंजेस आए, कितनी बड़ी हो। द लॉन्गर द कोलेप्टाइल द मोर एक्टिव द ऑक्सीजन। जितनी लंबी वो कोलेप्टाइल बढ़ेगी उतना ही एक्टिव ऑक्सीजन उसका होगा। तो ये एक वे है ऑक्सीजन की मात्रा को पता करने का। अनदर बायो एसे इज रूट ग्रोथ बायो एसे। दूसरा बायो एसे क्या है? रूट ग्रोथ बायो एसे। इन दिस टेस्ट सीड्स आर जर्मिनेटेड ऑन द फिल्टर पेपर सोक्ड इन द डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इस टेस्ट में क्या करते हैं कि सीड्स को, जो उसके बीज हैं, उनको जर्मिनेट किया जाता है डिफरेंट टाइप के फिल्टर पेपर के ऊपर। उन फिल्टर पेपर को पहले ऑक्सीजन की अलग अलग कंसनट्रेशन के साथ सोक किया जाता है, मतलब इस पेपर पे कम कंसनट्रेशन होगी, इस पे ज़्यादा होगी, इस पे और भी ज़्यादा होगी। फिर उनको जर्मिनेट किया जाता है उन सीड को हर एक पेपर के ऊपर। फिर जिस पर ज़्यादा रूट्स होंगी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ये इसका टेस्ट हो गया। द लेंथ एंड नंबर ऑफ रूट्स आर देन मेजर टू डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ द ऑक्सीजन। फिर उसकी लेंथ, रूट के नंबर और लेंथ को मेजर करेंगे और जिसमें ज़्यादा होगी उसमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा होगा, एक्टिविटी मेजर हो जाएगी। बायो एसे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे अलाउज अस टू मेजर द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन। बायो एसे एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें अलाउ कर रहा है कि हम एक्टिविटी ऑक्सीजन की मेजर कर सकें एंड डिटरमाइन द इफेक्ट
ऑन दी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और डिटरमाइन कर सकें कि इफेक्ट क्या है ऑक्सीजन का प्लांट की ग्रोथ पे और उसके डेवलपमेंट पे। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू डेवलप न्यू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और इम्प्रूव एग्जिस्टिंग वन। ये इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है ताकि हम डेवलप कर सकें डिफरेंट टाइप के प्लांट को और उसके ग्रोथ रेगुलेटर को, और जो पहले से ही प्लांट हैं उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इन कंक्लूजन, बायोअसरे ऑफ द ऑक्सीजन्स आर वैल्यूएबल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो बायोअसरे है वो इम्पॉर्टेंट टूल्स हो गए हमारे लिए, जिससे हम पता सकते हैं कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हो रही है, समझ सकते हैं। लास्ट है हमारा फाइटोक्रोम मेडिकेटेड रिस्पॉन्सेज। फाइटोक्रोम मेडिकेटेड रिस्पॉन्स के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है। Phytochromes are light sensitive proteins that plant uses to detect changes in the environment, specifically change in the light intensity, light quality और quantity। Phytochromes क्या है? लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स हैं जो कि प्लांट यूज़ करते हैं कि वो डिटेक्ट कर सकें एनवायरनमेंट में किस टाइप के चेंजेस हो रहे हैं। स्पेसिफिकली ये चेंज वो मेजर करते हैं कि लाइट की क्वालिटी कैसे है और क्वांटिटी कैसे है। ठीक है, फाइटोक्रोम्स क्या है? लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स हैं जो प्लांट को डिटेक्ट करने में यूज़फुल होते हैं कि वो प्लांट डिटेक्ट कर सके कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, स्पेसिफिकली क्वालिटी कैसी है लाइट की और क्वांटिटी कैसी है। दीज प्रोटीन्स आर फाउंड इन द लीव, स्टेम एंड सीड्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के लीव्स और स्टेम और सीड्स के अंदर पाए जाते हैं। व्हेन फाइटोक्रोम्स detect red light, they convert from an inactive form PR to an active form PFR। जब फाइटोक्रोम डिटेक्ट करता है रेड लाइट को तो ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है अपनी इनएक्टिव फॉर्म्स को। इनएक्टिव फॉर्म हो गई हमारी PR, उसको कन्वर्ट करता है एक एक्टिव फॉर्म के अंदर जो कि हमारी है PFR, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। दिस कन्वर्जन ट्रिगर अ सीरीज ऑफ रिस्पॉन्स इन द प्लांट्स दैट हेल्प देम अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। जो ये इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में ट्रिगर कर रहा है तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस को भी ट्रिगर करेगा साथ में और अडेप्ट करेगा प्लांट डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन रिस्पॉन्स इज प्रमोशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। इसका वेल रिस्पॉन्स क्या है कि ये प्रमोट करता है सीड की जर्मिनेशन को। व्हेन सीड्स आर एक्सपोज टू रेड लाइट, फाइटोक्रोम्स कन्वर्ट टू द एक्टिव फॉर्म एंड ट्रिगर रिलीज एंजाइम दैट ब्रेक डाउन एंड स्टोर द फूड इन द सीड। क्या है? जब सीड्स जर्मिनेट होते हैं, जब सीड्स रेड लाइट से एक्सपोज होते हैं तो फाइटोक्रोम्स एक्टिव फॉर्म को ट्रिगर करता है और कन्वर्ट करता है, फिर ट्रिगर करेगा वो एंजाइम्स को। वही एंजाइम्स फिर आगे जाके जो सीड्स के अंदर फूड रिजर्व्ड था, स्टोर था, उसको ब्रेक डाउन करके सीड को जर्मिनेट कराएगा। दिस अलाउज इन द जर्मिनेशन एंड ग्रो ऑफ द प्लांट। ये क्या अलाउ करता है कि जब ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का तो जर्मिनेट होगा सीड और प्लांट ग्रोथ करेगा। फाइटोक्रोम्स ऑल्सो प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फाइटोक्रोम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए। व्हेन प्लांट आर एक्सपोज टू रेड लाइट, जब प्लांट रेड लाइट से एक्सपोज होते हैं तो क्या होता है? फाइटोक्रोम्स ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन्स विच प्रमोट सेल एलोंगेशन एंड स्टेम ग्रोथ। जब रेड लाइट से एक्सपोज होता है प्लांट तो फाइटोक्रोम्स ट्रिगर करते हैं ऑक्सीजन्स के प्रोडक्शन के लिए। ऑक्सीजन उनका हार्मोन है जिसके प्रोडक्शन को ट्रिगर करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का। वो फिर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो एलोंगेशन कराएगा, उसका सेल का एलोंगेशन होगा तो स्टेम भी ज़्यादा ग्रो करेगी, बड़ी स्टेम होगी उसकी। ऑन दी अदर हैंड, व्हेन प्लांट एक्सपोज टू फार रेड लाइट, जब फार रेड लाइट से एक्सपोज होगा प्लांट तो फाइटोक्रोम्स इनिबिट प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। फिर फाइटोक्रोम इनिबिट कर देगा ऑक्सीजन्स के प्रोडक्शन को, रोक देगा, लीडिंग टू द शॉर्टर स्टेम एंड स्लोअर ग्रोथ। जब रोक देगा और इनिबिट कर देगा तो शॉर्ट स्टेम होगी और उसकी ग्रोथ भी कम होगी फार रेड लाइट में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। जिस भी स्टूडेंट को पसंद आया हो और हेल्प मिली हो एग्ज़ाम के लिए और समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सा कोर्स चाहिए, मैं उसका भी वीडियो लेकर आऊँगी फिर जल्दी आपके लिए। तो प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट कीजिए अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।